अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क में इस वक्त सबसे बड़े मसले के बारे में। वो मसला इस वक्त मेरे घर में भी है, आपके घर में भी है, मेरे स्टूडियोज़ में जो लोग मौजूद हैं उनके घर में भी है। ऑन अ लाइटर नोट, अब तो खैर आदत पड़ गई है ये सुनने की कि जो गवर्नमेंट आएगी वो हालात चेंज कर देगी, इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा, क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाएगी। लेकिन जब कोई गवर्नमेंट आती है तो आवाम पे ज़्यादा बोझ पड़ जाता है। पिछले कई हफ्तों से हम IMF के साथ डील में मसरूफ़ थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक बहुत बड़ा मसला जो वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पेचीदा होता गया वो लोड शेडिंग का था, बिजली की लोड शेडिंग का था। और अब ये भी पता चला है कि गैस के हवाले से जो गवर्नमेंट की डील्स थी वो भी डिले हैं। खैर ये पहले भी होता रहा है, लेकिन इस गवर्नमेंट की क्या तैयारी थी, LNG की डील्स हों या बाकी डील्स हों, या आप वक्त पे नहीं करते या आप उतनी नहीं करते जितनी आपको ज़रूरत हो। लोड शेडिंग के मसले के हवाले से तफसील से बात करेंगे। ये कह दिया गया है कि जुलाई में लोड शेडिंग मज़ीद बढ़ जाएगी। अगर लोड शेडिंग बढ़ानी ही है तो हमें ऑन एंड ऑफ ये बयानात क्यों सुनने को मिलते हैं कि इस महीने के बाद अब लोड शेडिंग नहीं होगी, अब हमें क्राइसिस में नहीं जाना पड़ेगा। पिछले 10-15 साल से अगर जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नज़र आई हैं आपको, हमने ये मुसलसल मसाइल देखे हैं। कभी ये पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट होती है, कभी हम इन इदारों में ज़्यादा करप्शन देखते हैं, लेकिन ये जो इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये है कि हालात एनर्जी के हवाले से ठीक नहीं होते। फिर जब कभी हम तज्जिया करते हैं हम ये ज़रूर कह देते हैं कि हम कोयला इस्तेमाल क्यों नहीं करते, पानी इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो वो भी तो गवर्नमेंट्स नहीं करना है ना, हम तो नहीं कर सकते। इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ ब्यूरो चीफ कराची मौजूद है राना कदीर साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हनीफ कमर साहब, कामरान चौधरी इस्लामाबाद से हमारे रिपोर्टर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अरशद एच अब्बासी साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, पावर एक्सपर्ट हैं, सऊद महमूद साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, सीनियर नायब सदर साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, नदीम रऊफ़ साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे, सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपको कुछ 3 अहम पैकेजेस दिखाते हैं जो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से मुतालिक हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि लोड शेडिंग की इस वक्त मुल्क में क्या सूरत हाल है। आइए देखते हैं। शहरी कायद में एक तरफ तो कहर की गर्मी तो दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक की हरदर्मी, बदतरीन एलानिया और खैर एलानिया लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक की हरदर्मी और बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ कराची के शहरी सड़कों पर सरापाए एहतजाज हैं। शहर में जगह जगह बिजली की बंदिश के खिलाफ लोग एहतजाज करते हुए नजर आने लगे हैं। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन हुकूमत से के इलेक्ट्रिक को इसका किबला दुरुस्त करने का मुतालबा करते हुए नजर आते हैं, नारेबाजी करते हैं, पुलिस से झड़पें भी होती हैं, मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार जख्मी भी होते हैं, लेकिन नतीजा लोड शेडिंग में मजीद इजाफा होने का निकलता है। के इलेक्ट्रिक तर्जुमान के मुताबिक शहर में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर 500 मेगावाट तक जा पहुंचा है। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान के मुताबिक शहर में बिजली का शॉर्टफॉल 300 मेगावाट से बढ़कर 500 मेगावाट तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से अब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4-4.5 घंटे से बढ़कर 14 घंटों बल्कि इससे भी ऊपर जा पहुंचा है। शहर कायद के बासी न दिन के मामूलाते जिंदगी सही तरह से अदा कर सकते हैं और न ही रात को सुकून से सो सकते हैं, क्योंकि बिजली किसी भी वक्त बंद कर दी जाती है। इस तमाम सूरत हाल का वजीर आला सिंध ने नोटिस लिया और सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख से के इलेक्ट्रिक से राब्ता करने का कहा, ताकि के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग का असाब खत्म करने के लिए इकदामात करे। लाहौर में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया है। रोज़ाना 8 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन चुका है, जिससे शदीद गर्मी और हफ्ज़दा माहौल में शहरियों की ज़िंदगी अज़ाब बन चुकी हैं। बिजली की तवील लोड शेडिंग की वजह से घरों में पानी भी नायाब हो चुका है, क्योंकि वासा के ट्यूबवेल्स अपनी खिदमत देना बंद कर देते हैं। पानी की बंदिश की वजह से मसाजिद में भी ऐलानात किए जाते हैं कि जो नमाजी नमाज अदा करने के लिए मसाजिद का रुख करें वो बराए मेहरबानी वज़ू अपने घर से करके आएँ। शहरियों का कहना था कि रात के औकात में बिजली जाने की वजह से वो सुकून की नींद भी नहीं सो सकते। लोड शेडिंग है, 3-3, 4-4 घंटे लाइट नहीं आ रही, इतना लाइट ने परेशान। लाइट नहीं होगी कारोबार नहीं होगा, बेरोजगारी तो आगे देख ले कितनी है, काम काज तो बिल्कुल ही नहीं रहे। रात को सोने में बहुत ज़्यादा तंगी होती है। बराए मेहरबानी हुकूमत से अपील है कि लोड शेडिंग ख़त्म की जाए, कारोबार ख़त्म हो चुके हैं। लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है, 3 घंटे का कहा हुआ है लेकिन 5-6 घंटे जा रही है, किसी की भी नहीं आ रही लाइट। तो
ये हुकूमत को अच्छा नहीं कर रहे। गर्मी और हब्स में शिद्दत के बाद लेस्को को रिकॉर्ड शॉर्टफॉल का सामना है। लेस्को के मुताबिक डिमांड 5850 मेगावाट और बिजली 4900 मेगावाट फराहम की जा रही है और शॉर्टफॉल 950 मेगावाट है। यूं ही गर्मी की शिद्दत में कमी होगी, लोड शेडिंग के दौरानिये में भी कमी कर दी जाएगी। शहरी अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे हैं कि बारिश हो जाए, जिससे न सिर्फ गर्मी की शिद्दत में कमी होगी बल्कि लोड शेडिंग से भी निजात हासिल हो जाएगी। कैमरामैन अमजद अली जैदी के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। राना कदीर साहब, आपसे बात शुरू करते हैं क्योंकि इस वक्त ट्विटर पे जो के इलेक्ट्रिक का हाल हो रहा है वही के इलेक्ट्रिक कराचीइट्स का हाल कर रही है कराची के अंदर। तो आप मुझे बताएं कराची में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है और लोगों की जो तकलीफ है वो किस कदर बढ़ गई है? देखें, जब से ये गर्मियां शुरू हुई हैं तो उस वक्त से के इलेक्ट्रिक ने हाथ खड़े कर लिए, या फिर शायद इंतकाम लेती है कराची के शहरियों से के इलेक्ट्रिक। हर साल ऐसा ही होता है और इस दफ़ा तो उसमें इजाफा हो गया है। और जैसे ही गर्मियां शुरू हुई थी तो लोड शेडिंग जो है वो उसका अजाब शुरू हो गया था और अब मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। और इस पूरी लोड शेडिंग में जब गुज़िश्ता रोज़ अगर कराची शहर में तकरीबन कई मकामात पर जो है वो एहतजाज हुए, पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए। एहतजाज के दौरान लूट मार भी हुई जहाँ पर ट्रैफिक जैम हो गया था और पुलिस वालों और लोगों के दरमियान झड़पें भी हुई और शहरियों ने मुतालबा भी किया हुकूमत से कि के इलेक्ट्रिक से जो है ये लोड शेडिंग का अजाब है, इससे निजात दिलाई जाए। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? के इलेक्ट्रिक ने आज जो है बयान जारी कर दिया कि जो उनके पास शॉर्टफॉल था 250 से 300 मेगावाट का, अब वो बढ़कर आज से 500 मेगावाट हो गया है। ये नतीजा निकला है एहतजाज का जो कराची के शहरियों ने किया था गुज़िश्ता रोज़। आज मज़ीद जो है लोड शेडिंग उसमें इजाफा हो गया है और लोड शेडिंग इस वक्त तकरीबन 4 घंटे से लेकर 14 घंटे, बल्कि बाज़ इलाकों में जो दूर दराज के इलाके हैं, मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पर 18-18 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से। राना कदीर साहब, ये बताइएगा कि जो सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख साहब ने इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक के हुकाम से बातचीत की थी, उसके बाद से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, ये पहली दफ़ा रब्ता नहीं किया, कई मरतबा जो है के इलेक्ट्रिक से रब्ता किया जा चुका है सिंध हुकूमत की जानिब से, लेकिन नतीजा हमें ग्राउंड रियलिटी पर नज़र नहीं आया। आज भी उन्होंने रब्ता किया है कि जो कराची के शहरी लोड शेडिंग में तड़प रहे हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला सिंध ने उन्हें हिदायत की थी कि वो रब्ता करे के इलेक्ट्रिक से, बात की है, लेकिन उसका नतीजा अभी तक हम कुछ नहीं देख रहे। अभी भी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ ऑफिस है, इस वक्त भी लोड शेडिंग है। हम जनरेटर पर जो है यहाँ से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और यहाँ पर भी इस वक्त लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। यहीं पर नहीं, कराची के बेशतर इलाकों में जो है हर वक्त कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ बिजली मुसलसल बंद रहती है और फिर जब बिजली नहीं होती तो लोग तंग आते हैं और एहसास महरूमी जो है उनके अंदर अभी हम देख रहे हैं पैदा हो रहा है, ख़ासकर ऐसे इलाकों में जहाँ पर लोग 100% बिल भरते हैं। और के इलेक्ट्रिक ने उन इलाकों को डिवाइड भी किया हुआ है कि जहां पर 100% बिलिंग है वहां पर लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। लेकिन अब जो है कोई इलाका इससे जो है बचा हुआ नहीं है, मुस्तस्ना नहीं है, हर जगह लोड शेडिंग की जा रही है। अब ठीक है, अब मैं शामिल, ठीक है राना कदीर साहब, आप यहाँ पे रुकिएगा। हम बिजली चोरी के हवाले से ही बात करेंगे कराची के बाकी मेहमानों से बात करने के बाद, क्योंकि जो कुंडों का कल्चर है वो इतना हॉरेबल है कराची के अंदर कि वो बिजली चोरी के ऊपर हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। हनीफ कमर साहब, आप ये बताइएगा कि आप मुझे ये बताइएगा कि आप लाहौर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं और लोड शेडिंग की वजह से क्या अपडेट है जो आप करना चाहते हैं? लाहौर में भी मैडम बतूल इसी तरह की सिचुएशन है जिस तरह कदीर साहब ने कराची की मंजरकशी की है। लाहौर में भी 6 से 8 घंटे मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब हो रही है और कई इलाके हैं जहाँ 10 से 12 घंटे भी बिजली जा रही है। और ये लाहौर की सिचुएशन है। पंजाब के दीगर जो मुज़ाफ़ाती एरियाज़ हैं, छोटे शहर हैं, देहात हैं, वहाँ तो 14-14 घंटे 16-16 घंटे 2-3 शहरों से तो मुझे आज मैंने जब ये डाटा कलेक्ट कर रहा था तो पता चला कि 2-2 दिन से बिजली नहीं है। और ये ऐसे वक्त में नहीं है जब गर्मी अपने अरूज पे है, फसलों को भी पानी की ज़रूरत है, फसलें ट्यूबवेल नहीं चल रहे,
बिजली की वजह से जब बिजली 12-12 घंटे आएगी नहीं तो ट्यूबवेल कैसे चलेंगे, नहरों में पानी कम है। ये तो पिछले दिनों अबरे करम बरसा को बारिश हो गई और उससे कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी आ गई कुछ इलाकों और में, अब भी लेकिन लग कुछ ही रहा है कि इलाकों में गवर्नमेंट बारिश से भी बारिशों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि बारिशों का इंतज़ार करिए। इनफैक्ट जब बात होती है तो कहते हैं कि प्रॉबेबली ना बढ़े अगले महीने में लोड शेडिंग, अगर बारिश होगी तो ज़रूरत कम हो जाएगी। काशिफ आप मुझे बताइएगा, कामरान आप मुझे बताइएगा कि इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है। इस्लामाबाद में कुछ सेक्टर्स तो खैर बचे हुए हैं, जैसे मेरा सेक्टर का इतना बुरा हाल नहीं है, लेकिन आपके सेक्टर का क्या हाल है? मैडम, एक तो ये बात है कि ये जो मसले मसाइल और मंजरकशी जो लाहौर और कराची से हुई है, उसका अगर थोड़ा सा कंपेयर किया जाए इस्लामाबाद और के इलेक्ट्रिक कराची की सूरत हाल को, तो आइस्को रीजन में आइस्को जो है वो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी बिजली फ़राहम करती है। और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि इलेक्ट्रिक से ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ उसको अगर कहा जाए तो वो नहीं है, क्योंकि 500 मेगावाट का शार्टफॉल आज के अदाद शुमार जो मेरे पास हैं पावर डिवीजन के, 500 मेगावाट का शार्टफॉल जो है वो इस वक्त के इलेक्ट्रिक के पास है, और 500 मेगावाट का शार्टफॉल ही इस वक्त आइस्को रीजन में है, आइस्को कंपनी को है। और आइस्को के जो सारफीन हैं वो तकरीबन गिरदोनवा के जो जितने भी रीजन में एरियाज़ शामिल हैं उनको शामिल करके किया जाए तो ये 50 लाख के करीब आबादी बनती है, और कराची की आबादी जो है वो 3 करोड़ के करीब है। तो इस्लामाबाद में जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो तकरीबन शहरी इलाकों में जो है वो 6 से 8 घंटे है, जो पोस्ट सेक्टर्स हैं वहाँ पे, जिनमें से खुशकिस्मती से आप भी किसी अच्छे सेक्टर में, लेकिन 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है, 1 घंटे के बाद आ जाती है। कुछ इलाकों में तो ये सूरत हाल है कि वहाँ पे लाइट लोग जो हैं वो देखने को तरस चुके हैं कि लाइट भी जलेगी या पंखा भी चलेगा। ये इस्लामाबाद की सूरत हाल है। तो इस्लामाबाद में जब 500 मेगावाट का शार्टफॉल है तो के इलेक्ट्रिक में या कराची में अगर लोग जो हैं वो सड़कों पर आए हुए हैं तो इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इस्लामाबाद में भी 500 मेगावाट का शार्टफॉल है और कराची में भी, और यही सूरत हाल जो है वो मुल्क के दीगर इलाकों में है। लेकिन इसकी वजूहात भी जानना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, हम वजूहात पे आएंगे कि ये कैसे मैनेज किया जा सकता है। नदीम रऊफ साहब, आपने कराची की भी सूरत हाल सुनी, लाहौर की भी और इस्लामाबाद की भी, इसमें आपको गलती कहाँ नज़र आ रही है? और ये मिसमैनेजमेंट, इसके हम सॉल्यूशंस की तरफ भी जाएंगे, लेकिन मिसमैनेजमेंट किधर होती है? मैं सिर्फ एक नुक्ता इसमें ऐड करना चाह रही हूँ कि गैस के हवाले से जो डील्स हैं, हम ईंधन भी नहीं खरीद सकते। हम सारा रशिया और यूक्रेन पे मलबा तो डाल सकते हैं कि देखिए उसकी वजह से ईंधन महंगा हो गया, लेकिन अब आपके पास खुद क्या ऑप्शन है? अफगानिस्तान से कोयले की बात हो जाती है, तेल की, पानी की बात हो जाती है कि पानी को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये करेंगे कब? Thank you very much for taking me online. No doubt this is one of the most burning issues these days, क्योंकि आपकी सारी चीजें जो सी आपकी इंडस्ट्री और आपकी इकोनॉमी इस पे रिलाई करती है। इसमें देखें इशू ये है कि आपका सबसे बड़ा जो मसला है वो फ्यूल मिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का है। आप अगर देखें तो 8000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, 21000 मेगावाट आप जनरेट कर रहे हैं और 28 और 29000 मेगावाट आपकी इस पर डिमांड है। और इशू कहाँ पे आ रहा है? आप देखें, हम शॉर्ट टर्म, हम हमेशा हमारे मसले इसीलिए बढ़ते हैं कि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने स्मॉल गेन्स के लिए शॉर्टकट करती है और कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नहीं आता। बात यह है कि आज भी हमें ये चीजें सोचने की जरूरत है कि आप 60% सी आपकी बिजली पैदा हो रही है वो थर्मल है और वो फ्यूल पे है सारा। और फ्यूल आपको पता है इस वक्त जो सूरत बनी हुई है, 30% आपकी वो हाइड्रल है, जिसको कि हम बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आपके नॉर्थ में देख लें, इतनी आपके पास ऑप्शन है। डैम हमारा कोई बन नहीं रहा नया, जो बन रहे हैं स्पीड आपके सामने। 30% इस वक्त आपका हाइड्रल है और सिर्फ 10% आपका सोलर और न्यूक्लियर और विंड एनर्जी पे है, जिसकी के पाकिस्तान में मेरा ख्याल है जिस किस्म की आपको सनलाइट अवेलेबल है और जो आपकी कॉरिडोर्स हैं, विंड कॉरिडोर्स हैं, आपके कोस्टल एरिया है मकरान का, और वहां पे इस पे काम करने की जरूरत है। हम हमेशा आज अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आज आप उसको सोल्यूशन करेंगे तो अगले 2-3 साल बाद ये चीजें आपके पास अबंडेंट होगी। तो इन चीजों को देखने की जरूरत है कि आप सोलर पे मैक्सिमम इंसेंटिव दें, चले बजट में उनमें टैक्सेस वगैरह खत्म किए, लोगों को इस साइड पे लेके आए ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस है वो मैक्सिमम लोगों की अपनी उसकी जनरेशन हो। तो जहां तक आपने बात की इसकी कि हम कभी रशिया की तरफ देखते हैं, यूक्रेन की तरफ देखते हैं, मेरा ख्याल है अभी भी हम वी आर गेटिंग लेट। अभी हम डिसीजन मेकिंग में हमने पहले बहुत सारे ऐसे फैसले बहुत लेट किए और फिर हम वही ब्लेम गेम पे आ जाते हैं कि जी पिछली गवर्नमेंट ने ये किया था, हम ये नहीं कर रहे, और अल्टीमेटली होता फिर वही है जो कि चीजें चल रही होती है। तो आई थिंक दिस इज हाई टाइम, इफ यू आर गेटिंग एनीथिंग ऑन अ लो प्राइस फ्रॉम एनी कंट्री लाइक रशिया एंड अदर कंट्रीज, जो कि आज मैं एक खबरों में देख भी रहा था कि जी हम फिर जो ऑयल कंपनीज हैं उनसे हम ले रहे हैं, राय ले रहे हैं या उनसे उनका प्रपोजल ले रहे हैं कि जी अगर हम रशिया से मंगवाएं
तो आई थिंक ये जो इश्यूज है जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि आपका क्यों अभी शॉर्टफॉल है, आपका जस्ट बिकॉज ऑफ द, ये नहीं कि हम कैपेसिटी इतनी बना नहीं सकते बिजली की, मसला सिर्फ ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। आपका पता है कि फ्यूल प्राइसेस कहाँ पे गई है, और 60% हम इसमें थर्मल में, तो थर्मल में फिर अगर आप चलाना है तो फिर आपको फॉसिल फ्यूल तो बर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अफगानिस्तान से लें कोयला, या आप किसी से ऑयल लें, तो वो दैट इज, उसके बगैर तो हल कोई नहीं है। और जिसमें मैंने बात हाइड्रल पे फोकस करना बहुत जरूरी है, और सोलर एंड विंड एनर्जी, इट इज समथिंग दैट वी हैव टू लुक इनटू इट फॉर द फ्यूचर। ठीक है। राना कदीर साहब, आप मुझे ये बताइएगा, मैं ये कुछ आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि बिजली घरों की बंदिश इसलिए भी है, और वो ये रिपोर्ट करते हैं कि टेक्निकल इश्यूज ज़्यादा होते हैं, जैसे कि तरबेला डैम में इस वक्त 3800 मेगावाट बिजली वो पैदा करता है, लेकिन इस वक्त 1100 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। तो ये जो कॉन्स्टेंट टेक्निकल मसाइल हैं, ये ओवरकम क्यों नहीं होते? और फिर बिजली चोरी का भी बताइएगा, क्योंकि कराची में ये सबसे ज़्यादा है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि पूरे एक जोन में कुंडे लगे हुए, एक खंबे से दूसरे खंबे तक आपको सी ऑफ थेफ्ट आपको नज़र आएगा वहाँ पे, लेकिन उसकी कोई रोकथाम नहीं है। आप क्या समझते हैं कि जो मुताल्लिका मिनिस्ट्री है वो क्या कर रही है इसके लिए? देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, कराची में कुंडा सिस्टम मौजूद है, बिजली चोरी भी होती है, लेकिन ये जाहिर है जो इसका रिस्पॉन्सिबल इदारा है के इलेक्ट्रिक, उसकी जिम्मेदारी है कि वो चोरी ना करने दे, कुंडा सिस्टम जो है उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो उसको तेज़ करे। लेकिन मुझे जो एतराज़ है के इलेक्ट्रिक के इस पर, कि एक इलाका है जहाँ पर उसने लोड शेडिंग का दौरानिया सिर्फ इस बुनियाद पर के जो 50% लोग हैं वो बिल भरते हैं वहाँ पर, और 50% नहीं भरते या बिजली चोरी करते हैं, तो वो 50% जो भरने वाले हैं और बाकायदगी से भरते हैं, उनका क्या कसूर है? उनको बिजली से क्यों महरूम किया जाता है? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए बिजली चोरी के खिलाफ, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो भी करनी है, ये के इलेक्ट्रिक का काम है। और जो है लोगों के अंदर शऊर और आगाही मौजूदा पैदा गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ ऐसे स्टेप्स नजर आए हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? मुझे तो ऐसा कोई वो नज़र नहीं आता कि बिजली चोरी के हवाले से कोई इकदाम देखने में आ रहे हो। कि इलेक्ट्रिक बिल्कुल उसकी तर्जुमान की तरफ से बयान जारी होते हैं रोज़ाना कि आज इतने किलो, आज 200 किलो कुंडा जो है वो निकाल लिया है, लेकिन बहरहाल लोग जो है करते हैं चोरी। इसको मौसर इकदाम करने की ज़रूरत है बिजली चोरी के लिए। लेकिन ये दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इलेक्ट्रिक मकरूज़ है SSGC का, ठीक है, और आज उसके तर्जुमान ने अपने बयान में भी कहा है कि वो फ्यूल खरीद नहीं सकते, उनके पास पेमेंट का मसला है। और दूसरा, उन्होंने वजह क्या करार दी, कराची के अंदर जो ये आज 500 मेगावाट हुआ है कि आलमी मार्केट में उसके दाम महंगे हो गए ईंधन के, और शॉर्ट वो अवेलेबल नहीं है, हम जो है वो पेमेंट नहीं कर सकते, इस वजह से जो है ये दौरानिया बढ़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना कदीर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। नाज़रीन, अरशद एच अब्बासी साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, उनसे पावर के हवाले से सवालात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया अरशद एच अब्बासी साहब ने। अरशद साहब, ये बताइएगा कि ये भी कहा जा रहा है और ये ऑब्ज़र्व किया गया कि न्यूक्लियर तवानाई से जो चलने वाले प्लांट्स हैं वो भी ठीक से नहीं चलते, फिर टेक्निकल इश्यूज़ आ जाते हैं बिजली घरों में, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी भी मुतासर होती है। तो देयर आर सो मेनी इश्यूज़, लेकिन आपको इसमें सबसे बड़ा मसला क्या लग रहा है? लोड शेडिंग की सबसे बड़ा वजह क्या है इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी वजह ये है कि इन लोगों ने जो अभी करंट रजीम है इसने क्या किया था, 2013 में बड़ी अच्छी ऑप्शन मिली थी चाइना में। उन्होंने कहा था जी बताएं कौन से लगाने हैं, हाइड्रो पावर लगाने हैं, सोलर, विंड। इन्होंने जी प्रेफरेंस की जी हमने तो कोल पावर प्लांट लगाने। अब कोल हो गया महंगा, कोयला जो लाते हैं ये लाते हैं साउथ अफ्रीका से, इंडोनेशिया से और ऑस्ट्रेलिया से, उसके रेट बढ़ गए, ये वो परचेज नहीं कर सकते। अब देखिए ना, आज 3 करोड़ 720 मेगावाट का आज रेगुलेशन हुई है। तो जब आपका पानी से चलेगा या विंड से चलेगा या सोलर एनर्जी से आपकी बिजली बनेगी तो उसमें कोई फ्यूल खर्च नहीं होता। काश उस वक्त इस पे आ जाते तो आज हमारे साथ ये प्रॉब्लम ना आती।
ये प्रॉब्लम आने की वजह बेसिकली कि हमारा एनर्जी सही नहीं है, और ये फैसला करने वाले कोई और नहीं है, ये यही लोग हैं अभी जो बैठे हुए हैं। मैं बड़ी आपको बात सच कहूंगा, ये ठीक बात कि उस वक्त ये कह रहे थे कि 13,000 मेगावाट आ गया, 13,000 मेगावाट। इन्होंने 4 लगाए, 3 लगाए एलएनजी के, और एलएनजी की वजह क्या थी कि एलएनजी को इन्होंने कंज्यूम करना तो जो कतर से ला रहे, वो सब सिनेरियो को छोड़ता तो लॉन्ग टर्म का मुल्क मुल्क के लिए उन्होंने नहीं सोचा। जो भी सोचा वो एक और लंबी डिबेट है कि जो चाइनीज प्रोजेक्ट लगे वो किस कीमत पे लगे। क्या चाइनीज ने जो हाइड्रो पावर है, सोलर है, या कोयले के हैं या विंड के, वो उसी रेट पे लगाए जिस तरह बाकी दुनिया के मुल्कों में लगाए हैं, जैसे म्यांमार, इथियोपिया, बांग्लादेश। अगर उस डिटेल में जाएंगे तो वो एक और इनके पर एक बहुत बड़ी मुसीबत करेगी। लेकिन जाहिर है कि आज मुसीबत करने गिर भी जाएगी तो कौन टैकल करेगा? हमारे पास तो अकाउंटेबिलिटी नहीं कोई। तो एनर्जी मिक्स वाज द फंडामेंटल इशू। देखिए, कभी किसी वक्त हमारे मुल्क में तकरीबन 70% हाइड्रो पावर, ये 80s में हमने आसपास में आईपीपीज लगाए। आईपीपीज में क्या किया? फ्यूल लगाया, उसमें फ्यूल पड़ता है, या ऑयल है या गैस। फिर हमने एलएनजी के पावर प्लांट लगाए ताकि कतर से लाके कंज्यूम कराया। फिर हमसे एक और बहुत बड़ी गलती हुई है संगीन, कि आज वो लोग, उनको मेरे ख्याल में एक अदालत के कचहरे में लाना चाहिए जिन्होंने कालाबाड़ डैम की मिसाल। कालाबाड़ डैम बना होता एज पर शेड्यूल 1992 में, तो देखिए उससे तकरीबन 1800 मिलियन यूनिट हर साल बिजली मिलती। वो नहीं बना, जिसकी वजह से क्या किया, अल्टरनेटिवली उन्होंने गैस के पावर प्लांट लगाए चलने के लिए। उसकी वजह क्या हुई? गैस एग्जॉस्ट। आज अगर वो कालाबाड़ डैम बना होता तो हमारे पास आज भी गैस सरप्लस होती। किस काम के लिए? इंडस्ट्री के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए। कम से कम गैस को हम इस्तेमाल ना करते इस काम के लिए, पावर जनरेशन। आप देखें, एग्जांपल देखें, नॉर्वे, उसका 95% हाइड्रो पावर पर डिपेंड है। हमारे रीजन में भूटान की भी तकरीबन 90% है। दुनिया के बहुत से मुल्क जो हाइड्रो पावर का इस्तेमाल करते, पानी गुजर रहा है, आपकी टरबाइन को चला रहा है, जनरेटर से बिजली बन रही। अब आप ये देखिए, नॉर्वे अपनी गैस एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वो डोमेस्टिक यूज बिजली के कारखानों में नहीं चलाता। तो ये एक फंडामेंटल वजह हुई है जिसकी वजह से आज ये क्राइसिस देखना पड़ रहा है। ठीक है अब्बासी साहब, आप मेरे साथ ही रहिएगा। नदीम रऊफ साहब, ये बताइएगा कि इंडस्ट्रीज किस तरह से इफेक्ट हो रही हैं इस लोड शेडिंग के तहत? जी, इंडस्ट्रीज डेफिनेटली बहुत ज्यादा, आपके जो ऑर्डर्स हैं, जितने हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट्स आपकी बहुत ज्यादा इससे आपकी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ऑर्डर्स आप टाइमली पूरे नहीं कर पा रहे। फिर उसकी लोकल प्रोडक्शन है आपकी, वो उससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रही है, क्योंकि आपका एक साइकिल होता है इंडस्ट्री में कि आपकी जब लाइट जाती है और आती है, उसके बाद फिर जो सारा उसकी मशीनरी को ऑन होना है और उसको सेटअप को दोबारा चलना है, तो बेशक अगर थोड़ी देर का भी बीच में फ्लक्चुएशन टाइम आए और जनरेटर में वो कन्वर्ट हो, तो वो काफी ज्यादा टाइम उसमें टेकिंग प्रोसेस होता है। और डेफिनेटली जब आपकी इंडस्ट्री उसमें बंद होगी, जो बड़ी इंडस्ट्री है वो तो चलो जनरेटर में शिफ्ट हो जाती है, एंड यू आर बर्निंग फ्यूल टू रन योर इंडस्ट्री, तो वो एडिटिव जो कॉस्ट है वो आपके सामने इस वक्त कहाँ पे चली गई है। तो इसमें वही बात है जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, और अभी मैंने पहले भी की है, और यहाँ पे भी आपके जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी बातें की कि इन चीजों को, लाइन लॉसेज हैं आपकी, और जो रिकवरी है आपकी, इन चीजों को जब तक हमेशा नहीं करेंगे, आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है उस पर लॉसेज बहुत ज्यादा है, चोरी बहुत ज्यादा है। तो अब देखें ना, आप 2022 में बैठे हुए हैं, हल्की सी आंधी आती है, बारिश आती है और आपकी लाइट फौरन चली जाती है। तो ये चीजें जो थी ना, रीवैम्प करने की जरूरत है, और खास तौर पे इंडस्ट्री की अगर आपने जो बात की है ना, उसको हमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा देखना होगा गवर्नमेंट को, कि अगर आप उसको डोमेस्टिक साइड पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपकी जो इकोनॉमिक साइड है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जो आपको कमा के दे रही है इस वक्त, आपके मुल्क को चला रही है, उसको तो कम से कम ज्यादा नहीं तो मैक्सिमम। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम रऊफ साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। अब हनीफ कमर साहब, मुझे बताइएगा कि ये हमने राना कदी साहब से तो पूछा कि कराची में बिजली चोरी की क्या सूरत हाल रही है, आप मुझे बताएं कि लाहौर कितना इफेक्ट होता है बिजली चोरी की वजह से? लाहौर में तो मैडम इस तरह बिजली चोरी का इशू नहीं है जिस तरह कराची या सिंध के इलाकों में है, लेकिन यहाँ पे तो लोग एक और तरह से भी सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि बिजली 24 घंटे नहीं आती,
बिजली 8 या 10 घंटे आ रही है, 6 घंटे आ रही है। अगर 24 घंटे बिजली आएगी तो फिर उसका बिल कौन देगा? जितने रेट बढ़ गए हैं बिजली के, उससे तो लोग अब इस हाल में भी जीने को तैयार हैं कि चले बिजली 6 घंटे या 8 घंटे आएगी तो कुछ ना कुछ तो बिल कम होगा। अगर 24 घंटे बिजली आएगी तो वो तो बिल पहुंच से आम आदमी की अप्रोच से ही दूर होगा। दूसरा, ये जो सारी हमारी डिस्कशन हो रही है, इसमें मेरे जो ख्याल है उसमें मईशत और ये जो एनर्जी है हमारे यहाँ, ये पाकिस्तानी हुकूमतों के बस में नहीं रही अब, ना ही पाकिस्तानी हुकूमतों के इख्तियार में है। एनर्जी के मामलात, मईशत के मामलात डायरेक्ट IMF के इख्तियार में हैं और उसी के दस्ते कुदरत में है। वही हमें एडवाइस करेगा कि हमने एनर्जी इनपुट कहाँ से लेने हैं, कितनी कीमत पे लेने हैं, कितना उसको कंज्यूमर को देते हुए हमने टैक्स लगाना है, कितना टैक्स बढ़ाना है, कितनी सब्सिडी ख़त्म करनी है, कितनी कहाँ पे रखनी है, ये सारे के सारे वो बताएगा। और इसमें किसी हुकूमत का तमीज़ नहीं है, वो नून लीग की हुकूमत हो, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या उन लोगों की हुकूमत हो जो एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगाते थे और ग़ुलामी नहीं आज़ादी के नारे लगाते थे। ये सब हुकूमतों में ऐसे ही होता है। और जब आपके इख्तियार में ही चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप मोरद इल्ज़ाम कैसे ठहराएंगे? लेकिन मिसमैनेजमेंट तो साबका हुकूमत के मिसमैनेजमेंट तो कामरान चौधरी, आप एग्री करते हैं कि ठीक है IMF का एक प्रेशर? हाँ, आपने मिसमैनेजमेंट को इस तरह ओवरकम करना है कि आप जो बताएंगे कि इतना टैक्स लगाना है, आप वो मिन्नत तरला करके रिक्वेस्ट करके कुछ 4 दिन के लिए वो टैक्स डिले कर सकते हैं, वो सब्सिडी आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आप बस इतना ही इख्तियार है आपके पास। ठीक है कामरान, आपके मुताबिक इस्लामाबाद पिंडी वाली साइड पे वो कौन से ऐसे गलतियाँ जिनकी वजह से आवाम की तरफ से एक फैक्टर ऐड हो जाता है? देखें, सबसे पहले जो समझने की चीज़ है वो ये है कि आपके पास पैदावार और तरसीली निज़ाम, 2 चीज़ें होनी चाहिए। इस वक्त जो हमारे मुल्क में सबसे बड़ा इशू है एनर्जी सेक्टर में वो ये है कि ना आपके पास पैदावार है और ना आपके पास जो है वो तरसीली निज़ाम बेहतरीन है। तरसीली निज़ाम ना होने की वजह से इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है वो ये हो रही है कि आपके जितने भी शहरी इलाकों को और देही इलाकों को फीडर्स बिजली फ्राहम कर रहे हैं वो ट्रिपिंग पे जा रहे हैं। जैसे ही वो ट्रिप करते हैं उसके बाद 2 से 4 घंटे के लिए उस इलाके की बिजली जो है वो बंद कर दी जाती है और वो जब तक सिस्टम कूल डाउन नहीं होता तो उसको दोबारा ऑन नहीं किया जाता। जैसे ही दोबारा ऑन किया जाता है, लोड पड़ता है, फिर से दोबारा जो है वो बंदिश की तरफ जाते हैं। तो पैदावारी निज़ाम आज आपके पास मुल्क में 30,000 मेगावाट का जो है वो बिजली की तलब थी और ये मुल्क की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि बिजली की जो डिमांड है वो 30,000 मेगावाट तक गई है और बिजली की जो पैदावार है वो 21,000 मेगावाट है। जिस तरह से हनीफ कमर साहब बता रहे थे, तो अब हुकूमत के पास और ऑप्शन कोई नहीं है। ऑप्शन 2 है हुकूमत के पास, या तो बिजली पैदा करे और सार्फिन को बिजली फ्राहम करे। 25 से 26,000 मेगावाट जो है वो बिजली इस वक्त पैदा की जा सकती है, मुल्क में सलाहियत है, पावर प्लांट्स आपके पास मौजूद हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि फिर बिजली सार्फिन को जो है वो बिजली इंतहाई महंगे दामों जो है वो मिलेगी और हर माह जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो अब 5 से 6 रुपये लग कर आ रहा है वो शायद 15 से 20 रुपये तक जो है वो चला जाएगा और एक आम सार्फ के लिए जो ये मुश्किल हो जाएगा कि वो इतना बिल पे कर सके। तो हुकूमत ने मिसमैनेजमेंट की आपने बात की, तो थोड़ा सा मैं ये कह दूं कि हुक्मरानों को इतना ज़रूर करना चाहिए कि वो दावे नहीं करने चाहिए जिन पर जो है वो पूरा ना उतर सकें। गुज़िश्ता हुकूमत को तनकीद का निशाना ज़रूर बनाएं, उनकी जानब से जो कुछ किया गया वो सारा का सारा ठीक अपनी जगह पे, लेकिन मामला ये है कि अगर आप तो तजर्बाकार थे, आप इन्हीं सेक्टर्स में आपने काम किया था, 13,000 या 14,000 मेगावाट सिस्टम बिजली का सिस्टम जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में लगाया गया। 25 से 26,000 मेगावाट अगर बिजली की पैदावार गई थी तो आपको अब जो है वो दावे नहीं करने चाहिए थे उस तरह से। पहले जो है वो वर्क करना चाहिए था, एनर्जी सेक्टर का, इकानमी का वहाँ पे देखना चाहिए था। ये सारी की सारी बातें वो उस तरह से शायद लोग जो हैं वो अब इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जिस तरह से मिफ्ता साहब जो हैं वो 137 रुपये पेट्रोल की मिसाल दिया करते थे और अब 234 पे बता रहे हैं कि ये वजूहात हैं। ठीक है, ठीक है। अब्बासी साहब, आप बताइएगा कि बॉटम लाइन क्या है, इसको हल कैसे कर सकते हैं? देखिए, इससे पहले मैं एक कमेंट करना चाहूंगा कि साहब ने कहा था कि IMF चला रही है। सच्ची बात है, अगर IMF की दुनिया को कोई मुल्क या कोई इदारा और चलाएगा तो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को बड़े बेहतर चलाएगा। इस तरह नहीं चलाएगा जिस तरह हमारे यहाँ बेरहम और जालिम लोग हैं जिनके हाथ करप्शन में वो कहते हैं लुथरे हुए हैं, ये कभी ऐसा नहीं चला सकते। वो IMF तो होता है एग्जामिनर के, हाँ बताएं आपने सबक क्या याद किया और कहाँ इनको डंडा मार रहा है। सोल्यूशन सच्ची बात है कि इन्हीं लोगों की बातों में है कि जब तक पाकिस्तान में क्रेडिबल लीडरशिप नहीं है, कई हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स, टेक्निकल ब्यूरोक्रेट नहीं आएंगे, ये इन्हीं का पैदा करदा चीज है। ये किसी ने बाहर से आके, इंडिया ने नहीं किया, इसराइल ने नहीं किया, किसी और मुल्क ने कहा। ये जाती लालच, जाती एक इनकॉम्पिटेंस और ये सब
जिसे कहते हैं कि नाहली की वजह से समझ ना होने अब्बासी की साहब, वजह ये भी आपकी बात बहुत कन्विंसिंग है, लेकिन मुझे जो ऑल्टरनेटिव बिजली की या एनर्जी की सोर्सेज हैं उसके जैसे बारे में आज- बताइएगा, वो कितना प्रैक्टिकल है हमारे मुल्क में, ये लोग करेंगे आने वाले वक्त में? जैसे आज इन्होंने एक लेटर निकाले अपनी रिफाइनरीज को कहा है कि बताएं कि हम अगर रशियन ऑयल दें तो क्या आपको कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो रशियन ऑयल है वो 30 से 40% सस्ता पड़ेगा, तो कम से कम इमीडिएट यानी शॉर्ट टर्म में ये काम हो सकता है। उसमें चूंकि सल्फर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वैक्स ज्यादा होता है, तो वो अगर हमारी रिफाइनरीज कैलिब्रेट कर दें उस लेवल पे तो हमें सस्ता वहां से तेल मिले, तो शायद ये जो तेल की कीमत कम होगी तो बिजली की कीमत भी कम होगी, और ये जो जुल्म कंज्यूमर में पड़ रहा है या पाकिस्तान में जिस तरह आम बंदे की जिंदगी जारम हो रही है उस पर शायद कुछ शिद्दत में कमी लाई जाए। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।